नमस्ते विद्यार्थियों। अपने इतिहास शिक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव का अभिवादन स्वीकार कीजिए। विद्यार्थियों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थियों, हम 8वीं कक्षा के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आपके समक्ष है इतिहास विषय का आपका 8वां अध्याय, जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो इस 8वें अध्याय का हमने अध्ययन किया। अब चलिए हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके समक्ष सर्वप्रथम जो सवाल हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल हैं उनकी कुल संख्या 5 है। तो इन 5 प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से। तो यही वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से सती प्रथा का एक प्रमाण हमें मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन माना जा सकता है। अब आपके समक्ष दूसरा सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। विधवा पुनर्विवाह के लिए यानी कि विडो रीमैरिज के लिए किसने काफ़ी मेहनत की? तो बंगाल के एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए विद्यार्थियों, जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। उनका नाम ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप। आपके समक्ष अगला सवाल है, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालयों में प्रवेश कौन से दशक में हुआ? तो इसका जवाब होगा 1880 के दशक में। यानी कि 1880 के दशक से भारतीय महिलाएं जो हैं विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना शुरू कर दी, यानी कि पढ़ाई आरंभ की, पढ़ने लगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष अगला सवाल है, भोपाल की बेगमों ने, है ना, भोपाल की जो बेगमें थी उन लोगों ने कहाँ पे यानी कि किस शहर में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले? तो इसका जवाब है अलीगढ़ में। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अलीगढ़ में ही है, जिसको हम लोग एमयू के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, किसने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा? किसने रात में दिए की रोशनी में यानी दीपक की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? देखिए विद्यार्थियों, कितनी अजीब सी बात है कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए जब कोई उपाय नहीं था, उस समय जो कुछ स्त्रियां चोरी छिपे पढ़ाई करती थी, रात के अंधेरे में दीपक जला के, है ना। तो ऐसी ही एक नारी थी जिनका नाम है राज सुंदरी देवी। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, राज सुंदरी देवी, द राइटर हु पब्लिश द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, यानी कि बंगाली भाषा में, बांग्ला भाषा में जिसने पहली आत्मकथा लिखी, उनका नाम राज सुंदरी देवी। चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला सवाल है, विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन किन लोगों ने प्रयास किए? यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून तो जरूर बनाया 1829 में, लेकिन उसके पहले और किनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था? तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों, मुगल शासक अकबर, पेशवा यानी कि जो मराठा शासक होते थे उनको हम लोग पेशवा कहते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले भी जो है प्रयास किया गया था सती प्रथा पर रोक लगाने का। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो इसका उत्तर है ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक
थे। वे महान क्रांतिकारी, दार्शनिक, समाजसेवी और सुधारक थे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, स्त्रियों की शिक्षा का प्रयास करना और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, महाराष्ट्र में यह सब ज्योतिबा राव फूले के प्रयास से संभव हुआ है। उनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो यह बात भी आपको याद रखना है कि उनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए ज्योतिबा राव फूले की जो भूमिका है उनको हम लोग नहीं नकार सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आपके समक्ष अगला सवाल है। 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? 19वीं शताब्दी का क्या अर्थ है विद्यार्थियों? 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेकर के 1900 तक का जो 100 वर्षों का कार्यकाल है उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। उस अवधि को हम लोग कहेंगे 19वीं शताब्दी। तो उस समय लड़कियों को स्कूल भेजने से लोग क्यों मना करते थे? तो इसका जवाब है 19वीं शताब्दी में लोगों में एक आम धारणा यह थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो वे घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देगी, या कहना होगा कि रुचि नहीं लेगी। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरना पड़ेगा। लोगों की आम धारणा यह थी कि इस तरह से आने जाने से लड़कियां जो हैं वो बिगड़ जाएगी। लेकिन वैसे माता पिता जिनके विचार संकुचित नहीं थे, उन्होंने घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था की। ठीक है विद्यार्थियों, तो यही कारण है कि विधिवत शिक्षा प्राप्त करना स्त्रियों के लिए उस वक्त काफी मुश्किल काम था। तो आज जो है आप देख रहे हैं कि समाज में स्त्रियां कितना आगे बढ़ चुकी है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कि मेडिकल हो या कि सिविल सर्विसेज हो, वैज्ञानिक के रूप में हो या कि वो पायलट के रूप में हो, खेल के मैदान में हो, हर क्षेत्र में स्त्रियां आज आगे हैं। लेकिन एक समय विद्यार्थियों ये संभव नहीं था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समक्ष अगला सवाल है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या प्रयास किए? तो केशव चंद्र सेन का संबंध भी विद्यार्थियों बंगाल राज्य से ही है। तो आपको पता होगा, हमने पहले भी आपको पढ़ाया है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। केशव चंद्र सेन का संबंध बंगाल राज्य से है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो यह संक्षिप्त उत्तर वाला जो प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर भी हमें संक्षेप में ही देना है। अब आपके समक्ष अगला सवाल है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या प्रयास किए? यानी कि सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या प्रयास किए? तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय ने शास्त्रों का सहारा लेकर, यानी कि हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं उनका सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की कि धर्म शास्त्रों में क्रूर सती प्रथा का विरोध किया गया है। यानी कि राजा राम मोहन राय ने यह बताने का प्रयास किया कि हमारी जो धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि सती प्रथा गलत है। ठीक है, उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वे इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दें। ठीक है विद्यार्थियों, कोई सामान्य बात नहीं है कि एक गवर्नर जनरल से मिलना और उनके समक्ष जो अपने देश की जो सामाजिक समस्या है उसको दूर करने के लिए अनवरत प्रयास करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। अधिकांश लोग अपने जीवन, अपने संसार, अपने परिवार में खोए रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो समाज के उत्थान में अपना सारा जीवन लगा देते हैं।
आगे देखिए विद्यार्थियों, परिणामतः सन 1829 ईस्वी में एक कानून बना जिसके बाद क्या हुआ, विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया गया। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया? उन्होंने स्वयं क्या आदर्श प्रस्तुत किए? यहाँ पे आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो उनके संदर्भ में यह सवाल है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया, और आगे कि उन्होंने इसके लिए कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया, कौन सा ऐसा आइडियल काम किया जिसके चलते समाज में एक अच्छा संदेश गया। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर इसका समर्थन किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में हजारों लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया। फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दे दी गई। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन वे विरोध से विचलित नहीं हुए। जो सही इंसान होता है ना विद्यार्थियों, वो विरोध से विचलित नहीं होता है। जब वो अच्छा काम कर रहा होता है तो वो विरोध की चिंता नहीं करता। उन्होंने एक आदर्श उदाहरण यह भी प्रस्तुत किया कि अपने पुत्र की शादी एक विधवा के साथ कराई। फलस्वरूप बंगाल में विधवा विवाह को समर्थन मिलने लगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष अंतिम सवाल है इस पाठ का। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनका सोशल लाइफ कैसा था? तो इसका उत्तर हम देखने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो स्क्रीन पे आप फोकस कीजिए विद्यार्थियों। प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या हुआ कि जो परिवार की जो मुखिया होते थे वो माता होती थी। कब? हड़प्पा वाले युग में। वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती थी एवं दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वास्तव में पर्दा प्रथा जो है ना विद्यार्थियों, ये मध्य युग में आया है ना। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन भी हमारे देश में नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, ये सब जो नाम आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये सब महान विदुषी जो नारियां हैं उनका नाम है। स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करती थी और ऋग्वेद काल में की जो महान जो स्त्रियां हैं उनका नाम आप देखिए, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, है ना। जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, इस पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल करने का प्रयास किया। और विद्यार्थियों, प्रत्येक जो चैप्टर होता है उसका हल देने के पश्चात मैं आपसे एक अनुरोध हमेशा करता हूँ कि आप जो है इन उत्तरों को हूबहू देखकर उतारने का प्रयास नहीं कीजिए, बल्कि आप लोग अपने से इसका उत्तर बनाने का प्रयास करिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपनी शब्दावली का प्रयोग कीजिए, अपनी वोकैबुलरी का प्रयोग कीजिए, अपने वाक्य गढ़िए। यहाँ हमने सुविधा की दृष्टि से जो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं उससे भी बेहतर प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिए विद्यार्थियों कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पाठ के अंदर से हो सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल होते हैं वो उनकी संख्या काफ़ी हो सकती है। तो पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखिए,
ताकि आपको जो पाठ के अंदर से जो सवाल इंटरनल जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनका हल आप आसानी से कर सकें। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं इस चैप्टर के जो सवाल जवाब वाले का जो वीडियो है उसे मैं समाप्त करता हूँ। और आप लगातार इतिहास के इन वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें और अपने टेक्स्ट बुक के साथ भी जुड़े रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना पाठ जो है, अपना विषय जो है, उसको अच्छी तरह से पूरा करते हुए जाइए। किसी भी चैप्टर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद विद्यार्थियों, जोहार विद्यार्थियों।